नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां पुलिस को साइबर फ्रॉड में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बताते चलें कि पुलिस ने बिहार से 50 लाख की साइबर ठगी करने वाले 2 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों ने कस्टम और सीबीआई की चार्ज के नाम पर किरंदुल निवासी से पार्सल छुड़वाने के बहाने से लाखों रुपए की ठगी की योजना बनाई थी और जहां साइबर सेल और पुलिस टीम ने 100 से अधिक बैंक खातों में ट्रांजैक्शन और फॉरेंसिक टूल्स के विश्लेषण से आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक गौरव राय का इस पर कहना है कि नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी साइबर फ्रॉड में इसकी स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचित करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय पर वर्ष 2026 का शासकीय कैलेंडर विमोचित कर दिया है। आपको बताते चलें कि यह कैलेंडर महतारी गौरव वर्ष तथा सशक्त एवं समृद्ध छत्तीसगढ़ की थीम पर आधारित है और जहां मुख्य पृष्ठ पर छत्तीसगढ़ के 5 प्रमुख शक्तिपीठों, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के छायाचित्र और सिरपुर और साथ ही साथ राजिम के मंदिर, आदिवासी संस्कृति, मध्य के पहाड़, त्रिकोट, जल प्रताप को दर्शाया गया है, जो कि राज्य की संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर को उसके प्रतीकात्मक रहे हैं। जहां आपको बताते चलें कि कैलेंडर के मासिक पृष्ठों पर जनवरी से दिसंबर तक के राज्य की प्रमुख योजनाओं को और अभियानों को भी प्रमुखता के साथ दिखाया गया, जैसे कि महतारी वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ साथ महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रम। विमोचन समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल, जनसंपर्क सचिव रोहित यादव, मुख्यमंत्री सचिव राहुल भगत और आयुक्त जनसंपर्क रवि मित्तल भी उपस्थित रहे। खबर रायपुर से है, जहां जयंती स्टेडियम में आयोजित 5 दिवसीय हनुमंत कथा के चौथे दिवस पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा उपस्थित रहे। जहां आपको बताते चलें कि इस अवसर पर उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में व्यासपीठ की आरती में भाग लेकर आशीर्वाद प्राप्त किया है। जब समारोह में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, गौरीशंकर अग्रवाल, राजनांद गांव से सांसद संतोष पांडे और पूर्व सांसद सरोज पांडे भी मौजूद रहीं। बताते चलें कि उप मुख्यमंत्री ने विजय शर्मा ने इस मौके पर कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम समाज में समरसता, एकता और सकारात्मक चर्चा को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने महाराज के प्रयासों की सराहना करते हुए यह भी कहा कि वे छत्तीसगढ़ में बार बार आकर जन जागरूकता और सनातन की संस्कृति की प्रतिष्ठा के लिए काम कर रहे हैं और जहां शर्मा ने नक्सलवाद समाप्ति के प्रयासों को भी उस पर भी चर्चा की गई और जहां उन्होंने कहा कि महाराज का मार्गदर्शन इस दिशा में बेहद ही महत्वपूर्ण है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर नवा रायपुर से ही है, जहां आपको बता दें कि आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में अंग्रेजी की हुकूमत के दौरान जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बने शहीद वीर नारायण जनजातीय संग्रहालय में अपने उद्देश्यों में थक रहे थे और जहां संग्रहालय को देखने देश विदेश से पर्यटक बड़ी संख्या में यहां आ रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि संग्रहालय विद्यार्थियों, शोधार्थियों और उनके साथ साथ नवा रायपुर के आदिवासी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान परिसर में बने शहीद वीर नारायण सिंह जनजातीय संग्रहालय से उद्घाटित किया गया है और जहां 2 महीने में ही अपने उद्देश्य को सार्थक कर दिखाया। देश विदेश के पर्यटक, विद्यार्थी, शोधार्थी और आमजन संग्रहालय को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। जहां उद्घाटन के बाद लगभग 72,000 से अधिक लोगों ने संग्रहालय का अभी तक अवलोकन किया है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2025 को इसे जनता को समर्पित किया था। आपको जानकारी देते चले कि संग्रहालय पूरी तरह से डिजिटल और सीसीटीवी कैमरा से लैस है, जहां आने जाने वाले लोगों के लिए QR कोड
मॉनिटर और ऑडियो वीडियो माध्यम से भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि व्हील चेयर और शिशु देखरेख कक्ष को भी बनाया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में आयोजित साहित्यिक परिचर्चा में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल की रचना क्रम और साहित्यिक योगदान को याद किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर साहित्य उत्सवों की प्रासंगिकता और उन पर गहन संवाद हुआ, जहां रायपुर में 23-25 जनवरी को और वहीं आपको बताते चले कि 2026 को आयोजित होने वाले इस साहित्य उत्सव में परिप्रेक्ष्य और परिचर्चा साहित्यिक विचारों और ज्वलंत प्रश्नों पर भी सार्थक चर्चा मंच बनी रही, जहां कार्यक्रम में साहित्यकारों ने विनोद कुमार के सरल और सहज व्यक्तित्व के साथ साथ बाल साहित्य में भी योगदान को उस पर अपनी चर्चा की। और जहां आपको जानकारी देते चले कि अनंत विजय और अनिल जोशी ने साहित्य उत्सवों में प्रासंगिकता और उनके उद्देश्यों पर जोर दिया। चलिए अब आपको लेके चलते हैं राजस्थान की ओर, जहां जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। मेरे को मेरा अतीत याद आ गया। यहां बैठे बैठे थोड़ी देर में मैं कई यात्राओं को करके भी आ गया। जो मन में परिषद के समय में जो काम करने का मौका मिला, जहां जहां मैं गया, कार्यक्रम हुए, अब आपके बीच में आने पर वहां सभी जगह अधिकतर जहां मेरे को ध्यान आया, मैं घूम करके अभी थोड़ी देर में काफी यात्रा करके मैं आ गया। यह यात्रा ऐसे नहीं है, यह यात्रा आपके जीवन में भी आने वाली है। मैं मन में सोच रहा था, पहले हमारे पास तो डायरी और पेन हुआ करता था, एक दूसरे के जिले के हमारे साथियों का हम नाम नंबर, मोबाइल तो था ही नहीं, टेलीफोन भी नहीं था, तो हम उसका पूरा एड्रेस लिखते थे। आज हम इन जिले के साथ बैठे, फिर दूसरे जिले वालों के साथ बैठे, उन कार्यकर्ताओं से आपने तो अपने मोबाइल में पूरा सेव कर लिया होगा, किया कि नहीं किया? और अभी आज पहला दिन है, अभी 2 दिन रहना है, इसलिए आपके मन में जिज्ञासा होगी कि जयपुर प्रांत के जितने भी जिले हैं उनमें आपस में हमारा एड्रेस का, नाम का, मोबाइल का आदान प्रदान हो जाए। हमको थोड़ा सा वक्त मिलता था बीच में, मैं अभी भाई साहब से चर्चा कर रहा था कि अधिवेशन 2 दिन का हुआ है, हमारे समय में 3 दिन का, लगभग 3.5 दिन का हो जाता था। वो हमारे कई साथी बैठे हैं, शैलेंद्र जी हैं, अखिल जी हैं, तो मैं मन में यह था कि आप कहीं ना कहीं आपके मन में जिज्ञासा होती है। मित्रों, ऐसा लग रहा है कि मानो मैं छात्र जीवन में वापस लौट करके आ गया। मैं इस बात को गर्व से कहता हूं, यह पाठशाला दुनिया की सबसे श्रेष्ठ और सबसे उच्च पाठशाला है, तो हमारा यह परिषद है। हमारा नारा है ज्ञानशील एकता। यह नारा नहीं है, यह हमारा स्वयं का चिंतन है। ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता।
और कभी कभी मैं ये भी कहता हूं, क्योंकि हम जिस संगठन में काम करते हैं उस संगठन के बारे में हमने विचार, सोचना, चिंतन करना, और वो चिंतन इस बात का है कि अगर मैं विद्यार्थी परिषद के अंदर काम करता हूं तो क्यों करता हूं, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। क्योंकि मैं जिस संगठन में हूं उस संगठन का काम क्या है, आखिरकार विद्यार्थी परिषद क्यों, मन में अपने आप में सवाल करिए, आपको उसमें उत्तर भी मिलेगा। फिर आखिरकार क्या है? मित्रों, एक बात मैं विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूं कि जो इस संगठन से जुड़ा हुआ है उसके जीवन में जितनी भी ऊंचाइयां मिली हैं उसका आधार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। अगर इस पर आप चिंतन करेंगे तो आप महसूस भी करेंगे, विद्यार्थी परिषद आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, देश की आजादी के तुरंत बाद हमारे उन मनीषियों ने, हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, और यह आजादी की लड़ाई कोई कम समय की नहीं थी। कभी इस देश में हूण आए, कुषाण आए, इस्लाम आया, अंग्रेज आए, हमारे पूर्वजों ने कितनी लड़ाइयां लड़ी, उनका ध्येय, उनका समर्पण। लेकिन आजादी के तुरंत बाद इस संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि देश की आजादी में जितने भी हमारे पूर्वज लगे हुए थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी एक ऐसा राष्ट्र बनाने की जो स्वामी विवेकानंद जी के सपने का राष्ट्र कैसे बने, हमारा राष्ट्र किस तरह से इसका निर्माण हो, उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। लेकिन आजादी के बाद तुरंत ही देश की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में गई जो तुष्टीकरण के आधार पर इस देश को चलाना चाहते थे, भ्रष्टाचार के आधार पर इस देश को चलाना चाहते थे, धर्म के आधार पर इस देश को टुकड़े किए गए। आखिरकार ये आजादी के मायने क्या है? उन राष्ट्रवादी लोगों ने जो सोचा, युवा तरुणाई, ऐसे राष्ट्रवादी लोगों ने कहा कि जिन पर अंग्रेजों की सोच हावी हो चुकी, तुष्टीकरण की आदत लग चुकी, वामपंथी विचारों के प्रभाव में भटक रहे थे, ऐसे समय में राष्ट्रवादी हमारे उन चिंतक, विचारक और युवा तरुणाई ने यह निर्णय लिया कि राष्ट्र प्रथम की भावना, चरित्र निर्माण, देश हित के कार्यों से जुड़ना, भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाना, इन सारे विचारों को लेकर के 9 जुलाई, क्योंकि 47 में देश आजाद हुआ, 50 में संविधान बना, लेकिन एक विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है 48 में जिसकी नींव रखी गई और 9 जुलाई 1949 को इसकी स्थापना हुई। क्योंकि एक प्रश्न था पूरे देशवासियों के ऊपर कि आखिरकार हमारा राष्ट्र कैसा होना चाहिए, उस राष्ट्र की उनके मन में जो कल्पना थी। इसलिए सबसे पहले, क्योंकि हम कभी कभी परिषद होता है,
या यूथ विंग होती है, उसको हराबल दस्ता भी कहते हैं। तो हमारी परिषद हराबल दस्ते के रूप में राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगी, और राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगते हुए उन्होंने उस रचना को किस तरह से किया, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। जिन्होंने जिस संगठन का बीज बोया वही आज दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन बन गया है। आज हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी परिषद दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। मित्रों, हमारे जयपुर के, हमारा ये जयपुर प्रांत का मुझे पता है, जैसे मेरे को जानकारी दी है, हमारे लगभग 23 जिले इसमें हैं। लगभग यहां छात्रों की उपस्थिति 700 के लगभग है। लेकिन मैं अभी कह रहा था कि पहले हमारी बहनों की संख्या बहुत ही कम रहती थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों को कि आज निश्चित रूप से मन प्रसन्न हुआ है कि हमारी छात्रों की संख्या बहुत ही अच्छी है। मैं थोड़ा सा, मन में जब बात आती है तो ये विचार भी होता है कि हम जो नारा है हमारा, उसको सफल बनाते हुए हम काम करेंगे। विद्यार्थी परिषद पिछले 7 दशकों से भी अधिक समय से भारत की एकता, अखंडता, गरिमा और संभालने में अतुलनीय योगदान दे रहा है। जब भी भारतीयता और राष्ट्रभक्ति के बारे में किसी युवा संगठन का नाम लिया जाता है तो उसमें विद्यार्थी परिषद होता है। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि इसको हम राष्ट्र निर्माण की अविभक्त इकाई कहते हैं, पहली क्लास कहते हैं। मैं एक बार देखना चाहूंगा कि जो इस अधिवेशन में पहली बार आए छात्र और छात्रा, वो जरा एक बार हाथ उठाएंगे जो पहली बार इस अधिवेशन में आए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे बढ़ते हुए संगठन की पहचान है कि हमारा संगठन आगे किस तरह से। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, जो मैंने नारा दिया था और आप सब दे रहे हैं, वो जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता, इसमें सारा कुछ इसी में आ जाता है। और मैं आपको एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्र निर्माण में आपका इसलिए योगदान है कि आप विभिन्न विभिन्न दिशाओं में जाने वाले हैं, और जहां भी जिस क्षेत्र में आप जाएंगे, आपकी ये पहचान आपको जहां आप जाना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, आपके जीवन में ये आपको रास्ता दिखाने का काम ये परिषद में काम करते हो, ये आपको रास्ता दिखाने का काम भी आपको करेगा। आपके जीवन में कोई भी कठिनाई आती है, कोई भी परेशानी आती है, आप 10 मिनट चिंतन करते हुए आपका जो नारा है और जो नारे के अंदर जो विश्वास है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपके सारे रास्ते वो खोलेगा। रास्ते खोलते हुए हम आगे बढ़ेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बुगलों को लेकर बयान का समर्थन किया है। आपको बताते चलें कि भिलाई नगर में उनकी ओर से बयान दिया गया, और जहां विधायक देवेंद्र यादव के सेक्टर 5 निवास पर उनसे मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए बाबा ने कहा कि मुगल संख्या में कम थे और वे धर्म के विस्तार के लिए इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते थे। उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि सम्राट अशोक हिंदू थे और गौतम बुद्ध ने भी हिंदू परिवार में ही जन्म लेकर बौद्ध धर्म को नई दिशा दी थी। बघेल को
विदेश चल देना चाहिए। ये धीरेन्द्र शास्त्री शब्द है ना। और क्या यही संत महात्माओं के शब्द होते हैं? ऐसे ही होते हैं संत। हनुमान जी, अरे उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कल का बच्चा है, क्या उम्र है उसकी? है? मेरा बेटा भी उससे बहुत 10 साल 12 साल बड़ा है। उसके बाप भी शायद मेरी उम्र से छोटे होंगे। वो मुझे हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे। उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा, हनुमान बाण पढ़ रहे हैं। वो हमको सिखाएंगे सनातन धर्म क्या है। मेरे ससुराल में 5 साधु हैं, इसके जैसे ढोंगी नहीं है। स्वामी आत्मानंद, निखिलात्मानंद, सारे संत महात्मा हुए मेरे परिवार में। मुगल बहुत कम संख्या में थे और वो अपने धर्म का विस्तार उस तरीके से कर ही नहीं सकते थे। पुरानी जो परंपराएं, पुरानी जो पद्धतियां रही हैं वो हिंदू सभ्यता में हमने ये हमेशा देखा कि जो राज पे रहते थे वो संख्या में सीमित रहते थे और संबंध उनको फिर बनाने होते थे तो दूसरों से संबंध बनाते थे। उसमें धर्म को लेके कभी भी कोई बात अड़चन जैसी दिखती नहीं थी। अब खबर अंबिकापुर से है, जहां मोबाइल कंपनी के डीलर अनिल अग्रवाल के साथ एक बड़ी लूट की वारदात हुई है। आपको बता दें कि घर लौट रहे अनिल अग्रवाल पर घात लगाकर बैठे बदमाशों ने हमला कर दिया, जहां बेहोशी की हालत में गिरे व्यवसायी से अपराधियों ने लगभग 20 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। बताते चले कि अनिल अग्रवाल, जो कि राम मंदिर स्थित अग्रवाल एंटरप्राइजेस इंद्रप्रस्थ के संचालक हैं, देर रात मोबाइल डीलरों से कलेक्शन कर घर लौट रहे थे और जहां घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के कैलाश मोड़ के पास के बताई जा रही है, जहां आपको बता दें कि गंभीर चोटों से लहूलुहान अनिल को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब खबर बालोदा बाजार से है, जहां पुलिस ने रायपुर अमेरा मार्ग पर एक युवक को स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान उसके पास 2 किलो अवैध गांजे को बरामद किया गया है, जो कि 2 झिल्ली में डिग्गी में छुपाया गया था, जिसमें कि आपको बताते चले कि पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी और जहां युवक बालोदा बाजार से रायपुर रोड के बीच गांजा गांव में सप्लाई करने के लिए ले जा रहा था, जहां आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के धारा 20B के तहत मामले को पंजीबद्ध किया गया है, जहां आरोपी को न्यायिक हिरासत में के बाद जेल भेज दिया गया और जहां उसकी स्कूटी को भी बरामद कर लिया गया है। रायपुर पुलिस ने शहर में अवैध जुआ और पार्टी सांस्कृतिक पर अंकुश लगाने के लिए हंसी खुशी फार्म हाउस पर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि एंटी क्राइम और साइबर यूनिट के साथ साथ थाना मुजगहन जो पुलिस है उसने टीम के साथ दबिश देकर ताशपत्ती और जुआ खेलते हुए 16 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया, जहां आरोपियों के पास से नकदी, वाहन, मोबाइल फोन और ताशपत्ती के साथ साथ लगभग 31 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है। साथ ही जानकारी देते चले कि आरंग पुलिस ने 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से भी 4.72 लाख रुपए का माल और नकदी को बरामद किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि जुआ, सट्टा और अन्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए भविष्य में भी सघन जांच लगातार जारी रहेगी, जहां फार्म हाउस, ढाबों और रिसोर्ट्स पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। तो वहीं नागरिकों से भी अपील की गई है कि किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।